Hello friends, this is Seema Gwal and you are watching my YouTube channel Learning is Fun। हम ICSE क्लास 8 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एलिमेंट्स कंपाउंड और एंड मिक्सचर्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स देखेंगे, डिफरेंट मेथड्स देखेंगे जिसके द्वारा हम मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि किन मेथड से हम इन मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। Mixtures are combination of two or more pure substances that come in several forms। आपको पता है मिक्सचर्स क्या है? मिक्सचर कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का। और प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? या तो ये दोनों एलिमेंट्स हो सकते हैं, या ये एलिमेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं, या सिर्फ कंपाउंड्स हो सकते हैं। ठीक है ना? तो प्योर सब्सटेंस जो आपस में मिक्स हो जाते हैं तो मिक्सचर बन जाता है। मोस्ट ऑफ द मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। मिक्सचर्स को सेपरेट करने के पहले हमको ये ध्यान देना पड़ता है कि जो चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं उनका नेचर क्या है, मतलब वो किस फॉर्म में है। दोनों क्या सॉलिड है, या उनमें से एक सॉलिड है एक लिक्विड है, या उनका नेचर क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है कि मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक है, या हैवी लाइट है, या सॉल्युबल इनसॉल्युबल है। ये चीज़, ये नेचर हमको उन कंपोनेंट्स का देखना पड़ता है जिनको हमको सेपरेट करना है मिक्सचर से। फॉर इंस्टेंस, a few iron nails sunk in the sand can be separated using a magnet। This is possible because iron nails and sand have different properties। सपोज करो कि आपने एक कंटेनर में सैंड और आयरन नेल्स को मिक्स कर दिया। अब आप चाहते हो कि आयरन नेल्स और सैंड को सेपरेट करना। बहुत ही आसानी से आप मैग्नेट द्वारा आप इसको सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि हमको पता है कि जो आयरन नेल्स है वो मैग्नेटिक उनकी प्रॉपर्टी है, यानी कि मैग्नेट में की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं, जबकि सैंड मैग्नेटिक नहीं होता है। तो हम जब उस मिक्सचर के ऊपर से अगर हम मैग्नेट को ऐसे घुमाएंगे तो जितने भी आयरन नेल्स हैं वो आके उसमें चिपक जाएगी और आपका सैंड नीचे रह जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो आपने देखा ना, जब आपने सैंड और आयरन नेल का मिक्सचर लिया तो आपने उसके नेचर को स्टडी किया और उससे आपको पता चला कि इन दोनों मिक्सचर में एक कॉम्पोनेंट है मैग्नेटिक है और दूसरा कॉम्पोनेंट क्या है, नॉन मैग्नेटिक है। तो आपने मैग्नेट के द्वारा आपने आयरन नेल्स को सैंड के मिक्सचर से सेपरेट कर लिया। ठीक है, उसी तरीके से सिमिलरली टेबल सॉल्ट इज अवेलेबल टू अस एज ए मिक्सचर इन सी वाटर। उसी तरीके जो हमारा खाने वाला नमक होता है वो हमको समुद्र के पानी से मिलता है। द सॉल्ट दैट इज यूजफुल टू अस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर by the method of evaporation and is refined in order to remove harmful components so that it can be used for cooking। एक्चुअली जो हमारा खाने वाला नमक होता है वो हमको समुद्र के पानी से ही मिलता है, और फिर हम इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं और बाकी की जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं वो रिमूव कर देते हैं। क्या होता है, जिन इलाकों में समुद्र पाए जाते हैं वहाँ पे जो आपका पानी थोड़े थोड़े से एरिया में इकट्ठा किया जाता है और उस पानी को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। धूप में उसका जो पानी होता है वो बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन वो उड़ जाता है, वेपराइज हो जाता है, और नीचे आपके उसमें सिर्फ और सिर्फ नमक रह जाता है। अब इस नमक को फैक्ट्री में ले जाके प्रोसेस किया जाता है और फिर इसको पैक करके दुकानों में सेल करने के लिए भेजा जाता है। तो यही सिंपल सा प्रोसेस है इसमें कि इवेपोरेशन के द्वारा आप समुद्र के पानी में से नमक और पानी को सेपरेट करते हैं। हमको पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो पानी इवेपोरेट हो जाता है सूरज की गर्मी से, और हमारा नीचे जो हमने बेड बनाया होता है उसमें हमारा नमक रह जाता है। The process of separating the components of a mixture is called separation of mixture। आप मिक्सचर के कंपोनेंट्स को जिस प्रोसेस के द्वारा सेपरेट कर रहे हैं उसी को हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कहते हैं। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बिकम्स असेंशियल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अब मिक्सचर को सेपरेट करना क्यों ज़रूरी होता है, क्या कारण है जिसकी वजह से हमको ये सेपरेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहला, टू ऑब्टेन ए यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर, है ना, कोई मिक्सचर है उसमें से आपको कोई यूजफुल चीज़ निकालनी है तो ऑब्वियस सी बात है हमको उसको सेपरेट करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट, टू ऑब्टेन ए प्योर सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस एंड टू इनहैंस प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस। कोई चीज़ हमें प्योर फॉर्म में चाहिए और उसकी प्योरिटी को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम उसको उसकी इम्प्योरिटीज़ को अलग करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ही तो हो गया कि हम उसमें से उसकी इम्प्योरिटीज़ को दूर करेंगे। टू रिमूव हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज़। तो तीसरा कारण है, हम जब सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो भी हमारे पास चीज़ है उसमें से हार्मफुल और अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज़ को हम अलग कर सकें। जैसे अभी मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया था कि समुद्र के पानी से आप नमक बनाते हो, तो नमक बनाते हो तो पहला तो क्या है आपका, अभी तो आपके पास क्या है, समुद्र का पानी क्या है, सॉल्ट वाटर, नमकीन पानी है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें से नमक अलग और पानी अलग करना है। तो आपने इसको एक बड़े से एरिया में नमक वाला पानी भर
के रख दिया है और पानी सूरज की गर्मी से उड़ जाएगा, नीचे नमक रह जाएगा। लेकिन अभी भी ये नमक जो होता है वो खाने लायक नहीं होता है, इसमें बहुत सारे हार्मफुल और अनडिज़ायरेबल इम्प्योरिटीज़ होते हैं जिसको ये लोग अपने प्लांट में ले जाके इसको प्रोसेस करते हैं और फाइनली हमारे लिए वो पैकेज्ड या खाने लायक नमक तैयार होता है, जो फिर हमारे को शॉप्स में अवेलेबल हो जाता है। Now thinking fountain, give some examples of mixtures found at home that need to be separated before they are used. ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स अपने घर के उसमें से बताओ, किचन में से जिसको आपको सेपरेट करना पड़ता है उनको इस्तेमाल करने के पहले। बहुत स्टेट द मेथड यूज टू सेपरेट दीज मिक्सचर्स, और इन मेथड्स को किस मेथड के द्वारा आप सेपरेट करते हो ये भी आप बताओ। तो ये थोड़ा सा एक थिंकिंग क्वेश्चन है कि आप सोचो उसमें कौन से होते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे जब भी हम खाना बनाते हैं, दाल बना रहे हैं तो दाल बनाने के पहले जो हमारी मदर्स वगैरह होती हैं दाल को पहले बीनती हैं, साफ़ करती हैं। क्यों साफ़ करती हैं? ताकि उसमें अगर कोई कंकड़ हो या कचड़ा हो तो उसको हटाया जा सके। तो जब बीनते हैं तो उस मेथड को क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग, है ना, कि आप दाल के दाने एक तरफ करते जाते हो और उसमें से जो कंकड़ हैं उनको चुन के आप बाहर फेंकते जाते हो। तो इस तरीके से आपने दाल में से कंकड़ को सेपरेट किया। तो ये मेथड जो आपने हाथ से जो बीना है उस मेथड को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग। उसी तरीके से आप देखते हैं जब रोटी बनाते हैं तो हम आटे को छानते हैं, छन्नी के द्वारा छानते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड? इसमें भी क्या होता है कि जो महीन आटा है वो अलग करते हैं और उसमें जो पिसा हुआ मोटा जो चोखर होता है उसको अलग कर देते हैं हम छान के। तो वो जो इसमें थोड़ी बहुत जो गंदगी होगी या मोटा चोखर होगा वो छलनी के ऊपर आ जाता है और महीन पिसा हुआ आटा आपके नीचे बर्तन में आ जाता है। तो इसमें जो मेथड आपने यूज़ किया छानना, ये जो मेथड यूज़ किया ये होता है सीविंग, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, एक तो मैं हैंड पिकिंग बताया और एक सीविंग। बाकी के एग्जाम्पल्स थोड़ा आप सोचो और कौन से मेथड और कौन सी सेपरेशन मेथड्स आप यूज़ करते हो अपने घर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। Now, principle of separation of mixtures. जब मिक्सचर सेपरेट करते हैं तो कौन सा प्रिंसिपल उसमें अप्लाई होता है? इन अ मिक्सचर ईच कंपोनेंट रिटेन्स इट्स इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टीज। देखो हमने पढ़ा है कंपाउंड और मिक्सचर में यही अंतर होता है। कंपाउंड में जब आपके दो प्योर सब्सटेंस मिलते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, लेकिन मिक्सचर्स के केस में जब आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिक्स करते हो तो वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी और प्रॉपर्टीज को वैसे ही कि वैसा रखता है, रिटेन करता है, वो लॉस्ट नहीं होती हैं। मतलब अगर आपने आयरन और सैंड को मिला दिया तो आयरन की अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो मिक्स होने के बाद भी वो प्रॉपर्टी रहेगी, इसीलिए तो आपने मैग्नेट के द्वारा उसको सेपरेट कर लिया, ठीक है ना। लेकिन जब आप कंपाउंड करते हो तो वो आप केमिकल मेथड यूज़ कर लेते हो जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इन अ मिक्सचर ईच कंपोनेंट रिटेन इट्स इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टीज। जब भी हम मिक्सचर तैयार करते हैं तो मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट मिक्स हुआ है वो अपनी आइडेंटिटी और प्रॉपर्टीज़ को उसी तरीके से रिटेन करते हैं। तो उन प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए ही हम दिमाग लगाते हैं कि किस टेक्निक के द्वारा या किस मेथड के द्वारा अब हम इसको सेपरेट करेंगे। The basis of separation of a mixture is the fact that each component has different physical and chemical properties. यही बेसिस है कि हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आपस में कंपोनेंट मिक्स हुए हैं उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट है। हमें वही चीज़ देखना पड़ता है इनमें से इनकी कौन सी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है जिसका यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं इनको सेपरेट करने के लिए, राइट। तो द बेसिस of separation of mixture is the fact that each component has different physical and chemical properties. These components are either elements or compounds. ये components कुछ भी हो सकते हैं, elements भी हो सकते हैं, compounds भी हो सकते हैं। The techniques used for separating mixture rely on the differences in the physical properties of the component. ठीक है, तो जो टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी है वो यही इसी पर बेस्ड रहती है कि इनमें कौन से डिफरेंसेस हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में। क्योंकि अगर जो चीज़ कॉमन होगी तो फिर वो चीज़ तो हम वो वाला मेथड तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते ना। अगर कोई प्रॉपर्टी कॉमन है तो वो वाले टेक्निक तो हम फिर यूज़ ही नहीं कर सकते। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भाई इनमें से दो चीज़ों में अंतर क्या है, तो किस अंतर का हम फ़ायदा उठा के इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है इसको याद रखो, द बेसिस ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इज द फैक्ट दैट ईच कंपोनेंट हैज़ डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो यही इसका प्रिंसिपल होता है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी इन डिटेल द वेरियस टेक्निक्स यूज फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। अब हम अलग अलग टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। ईजी है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, काफ़ी आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। एक बार आप क्विक रिवीजन है और बाद में जो चैप्टर में लास्ट में आएंगी कुछ प्रॉपर्टीज़ वो थोड़ी सी टफ है तो वो हम थोड़ा डिटेल में उसको हम स्टडी करेंगे।
सेपरेटिंग सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स। पहला, जो मिक्सचर बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आपस में दो सॉलिड मिक्स हो गए हैं, या एक सॉलिड एक लिक्विड है, या दो लिक्विड्स आपस में मिक्स हो गए हैं, या सॉलिड और गैस मिक्स हो गए हैं, या लिक्विड और गैस मिक्स हो गया, या दो गैसेस मिक्स हो गई हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम मेथड पढ़ रहे हैं जब आपके दो सॉलिड मिक्स हुए हैं, ठीक है, दो सॉलिड में आपस में मिक्स हो गए। जैसे हमारे चावल के साथ कंकड़ मिक्स हो गए, चावल भी सॉलिड है, कंकड़ भी सॉलिड है, तो अब हम किस टेक्निक के द्वारा हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है हैंड पिकिंग, जो अभी मैंने बताया। हैंड पिकिंग मतलब हाथों द्वारा चुनना या बीनना, ठीक है ना। द मेथड हैंड पिकिंग, द मेथड इन विच कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय पिकिंग दैम विद वंस हैंड इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। बहुत सिंपल है। हैंड पिकिंग क्या होता है? वो मेथड होता है जब हम मिक्सचर्स के कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करते हैं हाथ के द्वारा, उसको पिक कर या चुन के। The principle on which the technique is based is the visible difference in size, shape और color of the component of a mixture। लेकिन हम हैंड पिकिंग कब कर सकते हैं? हम देखेंगे जो आपस में कंपोनेंट मिक्स हो गए हैं, अगर उनका साइज डिफरेंट है तो हम आसानी से पहचान लेंगे, या उनका शेप या कलर डिफरेंट है ना। जैसे चावल में कंकड़, चावल सफ़ेद होता है, कंकड़ काला होता है, अलग से डिफरेंस है। अगर उन्होंने सफ़ेद भी कंकड़ मिला हुआ है तो उसका साइज में डिफरेंस होगा, तभी तो हम उसको सेपरेट कर पाएंगे हैंड पिकिंग द्वारा। तो हम हैंड पिकिंग का भी यूज़ करेंगे जब दो कंपोनेंट मिक्स हो गए हैं, लेकिन मिक्स हो रहे हैं, लेकिन उनका साइज, शेप या कलर डिफरेंट है, तो हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। ड्यू टू दिस इट बिकम्स ईजी टू पिक स्मॉल स्टोन्स प्रेजेंट इन पल्सेस और राइस। तो इस हैंड पिकिंग के द्वारा हम बहुत आसानी से दाल से, चावल से हम कंकड़ को बीन सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनमें क्या चीज़ होनी चाहिए? उनका साइज, शेप और कलर डिफरेंट होना चाहिए, ताकि आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सको। आप फिगर 3.1 देखो, जिसमें दिखा रहे हैं हैंड पिकिंग, ठीक है ना। हैंड पिकिंग ऐसे बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने घर में मम्मी को, नानी दादी को इस तरीके से अनाज को बीनते हुए। तो कंकड़ एक तरफ रखते जा रहे हैं वो प्याले में, और साफ चावल एक तरफ रखते जा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट मेथड है सीविंग। सीविंग का मतलब होता है छानना, ठीक है। द मेथड इन विच द कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेटेड यूजिंग अ सीव इज कॉल्ड सीविंग। वो मेथड जिसमें मिक्सचर के कंपोनेंट को आप सेपरेट कर रहे हो छन्नी के द्वारा, उसको सीविंग कहते हैं। छन्नी को हम सीव कहते हैं और छानने को हम सीविंग कहते हैं, ठीक है। जैसे घर में आटा छानते हैं, हाँ, जब हम चाय छानते हैं तो छन्नी का इस्तेमाल करते हैं, दूध जब हम लेते हैं तो छन्नी का इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या हुआ? तो वो मेथड क्या हुआ? सीविंग, ताकि कचरा ऊपर रह जाए और नीचे आपका कंपोनेंट नीचे आ जाए। उसी तरीके से इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जब घर बनता है तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जो सैंड है तो वो उसको सीमेंट में मिलाने के पहले जो लेबर होती है उसको छानती है। क्यों? ताकि सैंड में जो बड़े बड़े स्टोन्स आ गए या पार्टिकल्स हो वो छन्नी के दूसरी तरफ रह जाए, और फाइन जो सैंड है वो आपकी छन के दूसरी तरफ आ जाए। फिर इस फाइन सैंड को वो सीमेंट में मिक्स करके अपना मिक्सचर तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है, जो बड़ी सी छन्नी इन्होंने लगा रखी है, इसको सीव कहते हैं, और इस छानने के प्रोसेस को हम सीविंग कहते हैं। तो बहुत ईजी है ये। द प्रिंसिपल ऑफ द टेक्निक इज द डिफरेंस इन साइज ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। इस टेक्निक में जिस प्रिंसिपल का इस्तेमाल हो रहा है वो है कि जो कॉम्पोनेंट्स आपस में मिक्स हो गए उनका साइज डिफरेंट है ना। तभी तो एक बड़ा होना चाहिए और एक छोटा होना चाहिए। जो बड़ी वाली जिसका साइज बड़ा होता है वो छन्नी के ऊपर रह जाता है, और जिसका साइज छोटा होता है वो छन्नी के बाहर आ जाता है ना। तो डिफरेंस इन साइज होना ज़रूरी है, तभी आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने ऐसी कोई चीज़ मिक्स हो गई है कि जिसका साइज दोनों का सेम है, तो फिर छन्नी के द्वारा आप उसको नहीं छान पाओगे, फिर आपको दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। When we place a mixture on a sieve and shake it, the components with a smaller size falls down through the holes of the sieve, whereas the component with a large size remains on the sieve. जब आप मिक्सचर को छन्नी के द्वारा छानते हो, उसको शेक करते हो छन्नी को, तो जो छोटे साइज़ के पार्टिकल हैं वो छन्नी से छन के नीचे आ जाते हैं, और जो बड़े साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं वो छन्नी के ऊपर रह जाते हैं। अ सीव इज़ यूज्ड टू रिमूव स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम सैंड एट कंस्ट्रक्शन साइट। जैसे वही जो उन्होंने पिक्चर दिखा रखी है फिगर 3.2 में, उसमें वो यही बता रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन साइट में सैंड में से छोटे छोटे पत्थर जो बीनने होते हैं वो इसी तरह से वो करते हैं, छन्नी के द्वारा सैंड को छानते हैं, महीन सैंड एक तरफ इकट्ठी हो जाती है और उसके जो छोटे पत्थर है वो छन्नी के ऊपर रह जाते हैं। सीविंग इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट इम्प्योरिटीज फ्रॉम फ्लावर। जो मैंने एग्जाम्पल दिया, घर में हम लोग किचन में आटे में से अगर हमें कोई मोटा आटा या चोखर सेपरेट करना होता है तो हम छन्नी द्वारा या सीविंग के मैथड को ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने दो मैथड यूज पढ़ लिए, हैंड पिकिंग और सीविंग। दोनों में हमने देखा मिक्स होने वाले कंपोनेंट सॉलिड थे, ठीक है। इनका नेचर हमने देखा कि हमको हैंड पिकिंग करनी है कि सीविंग करनी है। हैंड पिकिंग तब करेंगे जब दोनों कंपोनेंट्स के या तो साइज
या शेप या कलर डिफरेंट है तो हम आसानी से उसको देखकर उसको बीन कर अलग कर सकते हैं। और सीविंग का मेथड हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब उनका साइज़ में डिफरेंस होता है, मतलब एक कंपोनेंट का साइज़ बहुत छोटा है और एक कंपोनेंट का साइज़ बहुत बड़ा है। ठीक है, इन्होंने एक्टिविटी दिखाई है 3.1। एम क्या है इस एक्टिविटी का, टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय सीविंग। सीविंग के द्वारा कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। इन्होंने मटेरियल लिया सम फ्लावर, सम पल्सेस, कंटेनर, सीव। ठीक है ना, थोड़ा सा आटा लिया, थोड़ी सी दाल ली और इन्होंने एक कंटेनर ले लिया और छन्नी ले ली। ठीक है, टेक सम फ्लावर एंड पल्सेस एंड मिक्स देम। एक कंटेनर में फ्लावर और पल्स को मिक्स कर दो। ठीक है, आटे को और दाल को मिक्स कर दो। टेक अ कंटेनर एंड प्लेस अ सीव ओवर इट। एक दूसरा खाली कंटेनर लो, उसके ऊपर छन्नी रखो। पुट द मिक्सचर ऑफ फ्लावर एंड पल्सेस ऑन द सीव। अब इस छन्नी के ऊपर वो जो मिक्स किया हुआ आटा और दाल का मिक्सचर है उसको डालो और शेक द सीव ओवर द कंटेनर। और दूसरे बर्तन के ऊपर इस छन्नी द्वारा उसको छानो। क्या होगा, ऑब्जर्वेशन क्या देखोगे आप, द फ्लावर पासेस थ्रू द होल्स इन द सीव इनटू द कंटेनर वेयर एज द पल्सेस आर लेफ्ट बिहाइंड ऑन द सीव। जो फ्लावर होता है वो छन्नी के होल्स के द्वारा छन के नीचे आ जाएगा, नीचे वाले आपके कंटेनर में आ जाएगा और आपकी जो दाल जिसका साइज बड़ा होता है वो छन्नी के ऊपर रह जाएगा। राइट, तो कंक्लूजन क्या हुआ, दिस शोज दैट अ मिक्सचर कंटेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस कैन बी सेपरेट बाय सीविंग। तो इससे ये पता चलता है इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्टिविटी से, कि वो मिक्सचर के उन कंपोनेंट्स को हम सीविंग के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं जिनका साइज में डिफरेंस है। ठीक है, अब थर्ड मेथड है विनोइंग। इसको भी हमने बहुत देखा है, फार्म में भी देखते हैं हम, कभी कभी अपने घर में किचन में भी देखते हैं इस मेथड को अप्लाई होते हुए। क्या होता है विनोइंग, विनोइंग को हिंदी में हम फटकना कहते हैं। ठीक ना, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर यूजिंग विंड और मूविंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। इसमें हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं हवा के द्वारा या बहती, मतलब विंड और मूविंग एयर की मदद से, बहती हवा के द्वारा। क्या होता है, सपोज करो कि खेत में उन्होंने अपना धान इकट्ठा किया, ठीक है, गेहूँ इकट्ठा किया। अब गेहूँ के ऊपर एक कवर रहता है, हस्क, भूसा जो रहता है, उसको सेपरेट करना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, उस गेहूँ को क्या होता है, एक फ़ैन के आगे से वो करते हैं, या हवा चल रही होती है तो ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं। जब ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो जो उसका हल्का, जो उसके ऊपर जो भूसी या जो हस्क जो होता है, जो चढ़ा रहता है, वो हवा द्वारा एक तरफ इकट्ठा होता जाता है और जो भारी ग्रेन है वो नीचे गिरता जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से उसमें से उसका हस्क अलग हो जाता है और दाने अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसको विनोइंग कहते हैं। उसी तरीके हम हमारे घर में सूपा होता है, सूप देखा होगा आपने, सूप से भी नानी या दादी वगैरह फटकती हैं। तो उससे क्या होता है, जो हल्का वाला जो कचरा होता है वो सेपरेट होता जाता है और भारी जो पार्टिकल होते हैं वो पीछे आते हैं और इस तरह से उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो विनोइंग, इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस अवेलेबल होंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो ये सब चीज़ें समझना आपको और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं और इससे रिलेटेड मैं वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। विनोइंग, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर यूजिंग विंड और मूविंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेक्निक इज डिफरेंस इन द मास ऑफ कंपोनेंट्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, किस प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया गया है, क्या लॉजिक लगाया है इसके पीछे, कि भाई विनोइंग का मेथड हम तब यूज करेंगे जब जो कंपोनेंट आपस में मिक्स हो गए हैं उनका वेट, उनका मास अलग हो, एक भारी हो और एक हल्का हो, है ना। तभी तो हम गेहूं में से भूसा अलग कर रहे हैं, क्योंकि गेहूं जो है वो, गेहूं के दाने जो है उसका वो भारी है, वो हैवी है, और उसके ऊपर जो हस्क है या जो भूसी जो लगी हुई है वो हल्की है। तो हवा से वो हल्का वाला जो उसका कवरिंग है वो एक तरफ इकट्ठा गिरता जाएगा और जो भारी पार्ट है वो अलग होता जाएगा। द मिक्सचर कंटेन्ड इन अ बास्केट इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट। एक मिक्सचर को हम बास्केट में ले लेंगे, उसको ऊंचाई से हम नीचे की तरफ गिराएंगे। द हैवियर कंपोनेंट फॉल्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट डाउनवर्ड्स एंड द लाइटर कंपोनेंट इज ब्लोन अवे एंड फॉर्म्स अ सेपरेट हीप एट अ डिस्टेंस। जब आप इसको ऊंचाई से गिराओगे इस मिक्सचर को धीरे धीरे, तो जो हैवी पार्ट है, हैवी चीज़, जो हैवी ग्रेन पार्टिकल्स है वो नीचे स्ट्रेट नीचे इकट्ठे गिरेंगे, जबकि इसमें से जो हल्का वाला जो कचरा है, लाइटर कंपोनेंट है, वो हवा से द्वारा उड़कर थोड़ी दूर जाके गिरेगा और वहाँ उसका ढेर लगना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप हैवी पार्टिकल्स को एक तरफ इकट्ठा कर लोगे और उसके लाइट पार्टिकल्स को आप एक दूसरी तरफ इकट्ठा कर लोगे। हैवी पार्टिकल्स सच एज ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लाइटर पार्टिकल्स सच एज हस्क एंड शैफ यूजिंग विनोइंग। तो वही एग्जांपल इन्होंने दिया है कि ग्रेन्स में से हस्क और शैफ को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है विनोइंग। विनोइंग को फटकना भी कहते हैं। इन्होंने घर में भी ये एक्टिविटी करने को बोला है कि एक्टिविटी 3.2 टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग। इसमें यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि हम मिक्सचर को
विनोइंग के द्वारा सेपरेट कर रहे हैं। उन्होंने क्या बोला है, क्या मटेरियल चाहिए, सम ग्राम, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, अ ट्रे, अ टब, अ पेडेस्टल फैन। कुछ आप चने के दाने ले लो, थोड़े उसमें पेपर के टुकड़े ले लो, एक ट्रे ले लो, एक टब ले लो और एक पेडेस्टल फैन ले लो, ठीक है, स्टैंड वाला जो फैन होता है। प्रोसीजर क्या करना है, टेक सम ग्राम एंड मिक्स देम विद द बिट्स ऑफ पेपर। आप चने को और इसको पेपर बिट्स को आपस में मिक्स कर दो, ठीक है। टेक अ ट्रे एंड पुट द मिक्सचर प्रिपेयर्ड इन दिस ट्रे। एक ट्रे लो और इस मिक्सचर को इस ट्रे में डाल दो। प्लेस अ लार्ज टब ऑन द फ्लोर, नीचे एक फ्लोर में बड़ा सा टब रख दो। प्लेस अ पेडेस्टल फैन नियर द टब एंड स्विच ऑन द फैन। टब के पास एक पेडेस्टल फैन रखो और उसको फैन को ऑन कर दो। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द फैन एज शोन इन द फिगर एंड होल्ड द ट्रे हाई डायरेक्टली अबव द टब। अब तुम इस तरीके से अपने उसको ट्रे को लेके फैन के पास खड़े हो जाओ और आपका जो ट्रे है जस्ट आपके टब के ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आपका जो हैवी पार्टिकल है वो डायरेक्टली टब में गिरे। अलाउ द मिक्सचर टू फॉल स्लोली इनटू द टब। अब धीरे धीरे इस मिक्सचर को टब में डालो ऊंचाई से, जैसे पिक्चर में दिखा रहा है ना, ऐसे ऊपर से धीरे धीरे उसको नीचे डालो। कीप शेकिंग द ट्रे फ्रॉम टाइम टू टाइम एज द मिक्सचर फॉल्स। और धीरे धीरे आप उस मिक्सचर को हिलाते हुए रहो जैसे जैसे वो गिर रहा है। तो आप देखोगे कि हवा से जो पेपर बिट्स हैं वो उड़ के दूर चले जाएंगे और जो तुम्हारा जो चना है वो नीचे आपके टब में इकट्ठा होता जाएगा। ऑब्जर्वेशन, द बिट्स ऑफ पेपर आर ब्लोन अवे एंड द ग्राम फॉल इनटू द टब, ठीक है ना। भाई ऑब्जर्वेशन है कि हवा की वजह से जो लाइटर पार्टिकल्स हैं यानी कि बिट्स ऑफ पेपर हैं वो उड़ के दूर इकट्ठे होते चले जाएंगे और जो चना जो कि हैवी है वो नीचे तुम्हारा डायरेक्टली टब में इकट्ठा होता चला जाएगा। दिस शोज दैट components ऑफ अ मिक्सचर हैविंग डिफरेंट masses कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग। तो ये मेथड ये बताता है कि विनोइंग के द्वारा आप उन कंपोनेंट्स को मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हो जिनका कि वेट अलग अलग होता है या मास अलग अलग होता है, ठीक है। तो अभी हमने 3 टेक्निक्स पढ़ ली हैं, एक हमने हैंड पिकिंग, दूसरा सीविंग और तीसरा हमने विनोइंग, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड इज मैग्नेटिक सेपरेशन। नाम से ही पता चल रहा है मैग्नेट के द्वारा सेपरेट करोगे। द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर which has one of the components made up of iron is called magnetic separation। वो प्रोसेस जिसमें हम मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं मैग्नेट के द्वारा, जिसमें एक कंपोनेंट क्या है, मैग्नेटिक है ना। अगर आपका ऐसा मिक्सचर है जिसमें से एक कंपोनेंट मैग्नेटिक है और एक नॉन मैग्नेटिक है, तब आप मैग्नेटिक सेपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। The principle of this process is that the component made up of iron gets attracted to the magnet and hence can be separated easily। इसका प्रिंसिपल बहुत ईजी है, इसका लॉजिक बहुत ईजी है कि मिक्सचर में एक कंपोनेंट है जो आयरन से बना हुआ है जो कि ईजिली मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और उसको सेपरेट करना आसान हो जाएगा। दिस मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर। इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, सपोज करो आयरन फिलिंग्स और सल्फर को आपने आपस में मिक्स कर दिया, तो आयरन फिलिंग क्या होती है, वो मैग्नेटिक होती है, जो सल्फर होता है वो नॉन मैग्नेटिक होता है। जब इस मिक्सचर के ऊपर आप मैग्नेट घुमाओगे तो जितनी भी आयरन फिलिंग्स हैं वो जाके आपके मैग्नेट में चिपक जाएगी, तो सारी आयरन का फिलिंग्स आपके मैग्नेट में आ जाएगा और सल्फर आपका नीचे रह जाएगा। उसी तरीके से मिक्सचर ऑफ आयरन और सैंड में आयरन मिल गया तो भी आप उसके ऊपर से मैग्नेट घुमाओगे तो आयरन आपका मैग्नेट में चिपक जाएगा और सैंड नीचे रह जाएगी। एंड अदर सच मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ आयरन एज वन कंपोनेंट। और इसके अलावा और भी मिक्सचर आप बना सकते हो जिसमें एक कंपोनेंट आयरन है, तो मैग्नेट उसके ऊपर घुमाओ, आयरन आपका मैग्नेट में चिपक जाएगा और दूसरा कंपोनेंट आपका नीचे रह जाएगा। तो ये बहुत ईजी था मैग्नेटिक सेपरेशन। तीसरा है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से भी समझ में आ रहा है, इसमें एक कंपोनेंट जो है वो भारी है, इसलिए ग्रेविटी क्या करती है, भारी चीज को नीचे की तरफ खींचती है ना। तो ग्रेविटेशन इज अ प्रोसेस यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर व्हेन वन कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज मच हैवियर देन द वाटर एंड द अदर कंपोनेंट इज मच लाइटर देन वाटर। इसमें ग्रेविटेशन प्रोसेस में हमने ये वो प्रिंसिपल लिया है कि ऐसा मिक्सचर है जो कि उसमें से एक कंपोनेंट पानी से काफ़ी हैवी है और एक कंपोनेंट पानी से काफ़ी हल्का है, ठीक है। देखो 2 सॉलिड कंपोनेंट मिक्स हो गए हैं, उनमें से एक कंपोनेंट जो है वो पानी से अगर कंपेयर किया जाए तो वो काफ़ी हैवी है, इसलिए पानी में वो नीचे बैठ जाएगा, सिंक हो जाएगा। और दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो पानी में काफ़ी हल्का है, पानी से काफ़ी हल्का है, जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर तैरेगा। तो अब हम क्या करेंगे, वी कैन यूज ग्रेविटेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉडस्ट बाय पुटिंग देम इन वाटर। जैसे कि आपका सपोज करो आपका सैंड और सॉडस्ट मिल गया है। सॉडस्ट क्या होता है, लकड़ी का बुरादा, ठीक है ना। सैंड और लकड़ी का बुरादा यानी कि सॉडस्ट आपस में मिक्स हो गया है। अब आप क्या करोगे, ये सैंड और सॉडस्ट के मिक्सचर को पानी में घोल दोगे, ठीक है।
We observe that sawdust being lighter than water floats and sand being heavier than water settles down. जब तुम ये सैंड और सॉडस्ट का मिक्सचर पानी में घोल दोगे तो क्या देखोगे आप कि जो सैंड है वो तो पानी से हैवी है, इसलिए वो सैंड नीचे इकट्ठी हो गई है। फिगर 3.5 की तरफ देखो, जो सैंड है वो पानी से हैवी है तो वो नीचे बैठ गई है बॉटम में, और जो सॉडस्ट है वो पानी से हल्का है, वो ऊपर पानी के ऊपर तैर रहा है। द सॉडस्ट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिर धीरे से इसको फिल्टर कर दो तो आपका पानी सॉडस्ट फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा और पानी आपका नीचे कंटेनर में आ जाएगा और आपका सैंड इस बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशन का टेक्निक हम कब यूज़ करते हैं? जब एक कंपोनेंट पानी से काफ़ी हैवी होता है और दूसरा कंपोनेंट पानी से काफ़ी हल्का होता है, तो हम दोनों मिक्सचर को हम पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं, घोलते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल होता है वो पानी के नीचे रह जाता है और जो लाइट पार्टिकल होता है वो पानी में ऊपर इकट्ठा हो जाता है। ऊपर वाली जो पोर्शन है उसको हम फिल्टर करके उस कंपोनेंट को सेपरेट कर लेते हैं और नीचे हैवी पार्टिकल हमको नीचे बॉटम ऑफ द टैंक में या बीकर में हमको मिल जाता है। नेक्स्ट, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है? इसमें हम सॉल्वेंट की मदद से हम कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट यानी कि निकालते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जिसमें दूसरा कंपोनेंट डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, जैसे पानी में नमक डाला तो पानी क्या हुआ? सॉल्वेंट, क्योंकि नमक जो होगा वो पानी में डिसॉल्व होगा, तो पानी हो जाएगा सॉल्वेंट और नमक हो जाएगा सॉल्यूट। समझ में आ गया? तो जिस चीज़ में हम घोल रहे हैं उसको कहते हैं घोलते हैं या डिसॉल्व करते हैं, उस चीज़ को हम सॉल्वेंट कहते हैं। The process used to separate components of a mixture based on their relative solubility is called solvent extraction. Solvent extraction वो process है जिसपे हम components को separate करते हैं उनकी solubility के हिसाब से। तो जो भी mixture हमारे पास है तो पहले हम उसको ये देखते हैं कि भाई ये mixture किस में soluble होगा और किस में नहीं soluble होगा, और उनमें से कोई एक कंपोनेंट सॉल्युबल होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, तभी आप इस टेक्निक को करोगे। अगर दोनों उसमें सॉल्युबल हो गए तो फिर दिक्कत है, राइट? दिस प्रोसेस इज एप्लीकेबल व्हेन वन ऑफ द सॉलिड कंपोनेंट्स इज सॉल्युबल इन लिक्विड एंड द अदर इज नॉट, है ना। जैसे मैंने बोला कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मेथड आप तब इस्तेमाल कर सकते हो जब ऐसे दो कंपोनेंट आपस में मिक्स हो गए हैं जो एक सॉल्वेंट में, उनमें से एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है और दूसरा सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, बहुत ईजी से एग्जाम्पल है, घर में भी करके देख सकते हो। वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट यूजिंग अ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के द्वारा हम सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट को सेपरेट कर सकते हैं। भाई अब नाम पढ़ने में तो लग रहे हैं केमिकल, लेकिन ये बहुत ईजी है। सोडियम क्लोराइड होता है जो हम नमक खाते हैं, खाने वाले नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट कुछ नहीं, चूना है। तो चूना और नमक दोनों वाइट है, आपस में मिक्स हो गए हैं। अब आप उसमें से चूना अलग करना है यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट आपको अलग करना है, और NaCl यानी कि आपको सॉल्ट नमक अलग करना है। ठीक है, तो वी पुट ए मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट इन ए बीकर कंटेनिंग वाटर। तो हम इस मिक्सचर को, जो नमक और चूने का मिक्सचर है, उसको एक बीकर में डालेंगे, उस बीकर में पानी पहले भर लेंगे, उसमें इस चूने और नमक का मिक्सचर को डाल देंगे। वी ऑब्जर्व दैट सॉल्ट बीइंग सॉल्युबल डिसॉल्व इन वाटर वेयरएज कैल्शियम कार्बोनेट बीइंग इनसॉल्युबल सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर। हम देखेंगे जो नमक है वो तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, और जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसके पार्टिकल्स बीकर में नीचे बैठ जाएंगे। वी कैन देन ऑब्टेन द सॉल्ट सोल्यूशन बाय डिकेंटेशन, दस लीविंग द कैल्शियम कार्बोनेट बिहाइंड। तो हम क्या करेंगे, धीरे से डिकेंट करके, धीरे से उसको फिल्टर, देखो ये फिगर देखो आप, इसमें आप फिल्टर पेपर, फनल में फिल्टर पेपर लगाओगे और धीरे से बीकर से आप ऊपर का जो लिक्विड आपका इकट्ठा हो गया सॉल्ट का, वाटर का, उसको आप छान लोगे। तो आपका क्या हो जाएगा कि नीचे आपका फ्लास्क में आ जाएगा आपका सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन, और ऊपर आपके फिल्टर पेपर पर क्या रह जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड को सेपरेट कर सकते हो। इस मेथड को हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते हैं। इस मेथड में सॉल्वेंट क्या है? इस मेथड में सॉल्वेंट वाटर है, और कंपोनेंट्स जिनको सेपरेट करना था वो क्या थे, NaCl और CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड को हमें सेपरेट करना था। तो इसको सेपरेट करने के लिए जो हमने सॉल्वेंट लिया वो था वाटर। हमने वाटर का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि वाटर में सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो जाता है जबकि कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है। जब हम सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट के मिक्सचर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब जो सोडियम क्लोराइड है वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट नीचे बॉटम में बैठ जाएगा। फिर आप इसको फिल्ट्रेशन के द्वारा आप इसको फिल्टर कर लीजिए। तो जब फिल्टर कर लोगे तो फिल्टर पेपर के ऊपर आपका अनडिसॉल्व कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा, जबकि आपका नीचे फिल्ट्रेट में आपका
सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन आ जाएगा। अब इस सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को जब आप इवेपोरेट करोगे तो उसमें से पानी उड़े आएगा और नीचे क्या रह जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आपने सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों को सेपरेट कर लिया। ठीक है, यही एक्टिविटी इन्होंने 3.3 में दी है, टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। मटीरियल्स रिक्वायर्ड हैं मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, अ बीकर, फिल्टर पेपर, कोनिकल फ्लास्क एंड फनल एंड वाटर, राइट। तो आपको ये सारे मटीरियल लेने हैं। टेक द मिक्सचर, प्रोसीजर क्या है, टेक द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड इन अ बीकर। एक बीकर में आप कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर लो। Pour some water into the beaker and stir it thoroughly until all the salt is completely dissolved. अब आप इस बीकर में जिसमें आपने कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड डाला है, इसमें आप पानी डालिए और उसको अच्छे से आप स्टिर करिए ताकि पूरा का पूरा जो सोडियम क्लोराइड है पानी में डिजॉल्व हो जाए। ऐड सम मोर वाटर इफ रिक्वायर्ड। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं सोडियम क्लोराइड पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हुआ है तो थोड़ा सा पानी और डाल दो ताकि पूरी अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो जाए। नाउ यूजिंग अ फिल्टर पेपर मेक अ कोन एंड प्लेस इट इन द फनल। सेट द एपरेटिस एज शोन इन फिगर। अब जिस तरह से फिगर एपरेटिस को सेटअप किया है उसी तरह से सेटअप करो। फनल के ऊपर, फ्लास्क के ऊपर फनल लगाओ, फनल के अंदर आप एक फिल्टर पेपर लगा लो और इस फिल्टर पेपर के ऊपर पोर द कंटेंट ऑफ द बीकर इनटू द फनल। अब इस फनल से आप बीकर का सारा कंटेंट है इसको डालिए। तो टू सेपरेट NaCl फ्रॉम वाटर हीट द कोनिकल फ्लास्क टू ड्राई अप द वाटर। तो जब आप इसको जब पोर करेंगे तो फिल्टर पेपर के ऊपर आपका कैल्शियम कार्बोनेट रह जाएगा और नीचे आपके कोनिकल फ्लास्क में आपका सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन आ जाएगा। अब नीचे जो फ्लास्क में सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन आ गया है इसको आप इवेपोरेट करोगे तो पानी उड़ जाएगा और नीचे नमक रह जाएगा। इस तरीके से आपने दोनों को सेपरेट कर लिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऑब्जर्वेशन, कैल्शियम कार्बोनेट फिल्टर्स आउट, some remains of calcium carbonate are left partly in the beaker and also on the filter paper. The flakes of sodium chloride are found in the conical flask after evaporation. ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो फिल्टर आउट होकर आपके फिल्टर पेपर पे रह गया, थोड़ा बहुत बीकर में रह जाता है, आप उसको स्क्रैप करके हटा लो और आपका जो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है वो नीचे कोनिकल फ्लास्क में आ गया जिसको आप इवेपोरेशन द्वारा हटा लो। कंक्लूजन, दिस शोज दैट कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन एज कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल वेयरएज NaCl इज सॉल्युबल इन वाटर। तो इस एक्टिविटीज से हमको ये कंक्लूजन होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को और सोडियम क्लोराइड को हम फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन के द्वारा हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि और इसमें हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मेथड इस्तेमाल किया है, क्योंकि इनमें से एक चीज़ जो है यानी कि NaCl जो है वो सॉल्वेंट यानी कि वाटर में सॉल्युबल थी, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट जो था वो वाटर में सॉल्युबल नहीं था। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई आपने ये वाला टेक्निक क्यों यूज़ किया, आपने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का टेक्निक क्यों यूज़ किया कैल्शियम कार्बोनेट को और NaCl को सेपरेट करने के लिए। तो अब आसानी से उसमें लिख सकते हो कि ये टेक्निक का इस्तेमाल इसलिए हुआ है बिकॉज सोडियम क्लोराइड इज soluble in water, whereas calcium carbonate is not soluble in water. Right? Now next method is fractional crystallization. ठीक है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन याद करना बिकॉज ये पूछी जा सकती है। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर व्हेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड कंपोनेंट्स वेरीज इन द सेम सॉल्वेंट। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं व्हेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड कंपोनेंट्स वेरीज इन द सेम सॉल्वेंट। जब एक ही सॉल्वेंट में दो सॉलिड कंपोनेंट्स का जो सॉल्युबिलिटी होती है वो वेरी करती है। देखो क्या मतलब है कि आपने ऐसा मिक्सचर है जिसमें दो कंपोनेंट्स मिक्स हो गए हैं, दोनों कंपोनेंट्स एक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं, लेकिन दोनों कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है उस सॉल्वेंट पे जबकि दूसरे की कम है। अगर ऐसा होता है तो आप फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दो कंपोनेंट्स आपस में मिक्स हो गए हैं जो कि एक ही सॉल्वेंट में दोनों सॉल्युबल हैं, लेकिन दोनों में से एक ज़्यादा सॉल्युबल है और एक कम सॉल्युबल है, तब आप फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड पोटेशियम नाइट्रेट बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो आप फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा आप कॉमन सॉल्ट और पोटेशियम नाइट्रेट को सेपरेट कर सकते हो। कैसे? बोथ द कंपोनेंट्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज मोर एज कंपेयर टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। क्या होता है कि पानी में पोटेशियम नाइट्रेट भी सॉल्युबल है और कॉमन सॉल्ट भी सॉल्युबल है, लेकिन कॉमन सॉल्ट के मुकाबले पोटेशियम नाइट्रेट ज़्यादा सॉल्युबल है। ऑन कूलिंग
On cooling the solution containing the mixture, potassium nitrate crystallizes and sodium chloride is left behind. जब आप इस मिक्सचर को कूल करोगे तो पोटेशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स आपके एक तरफ सेपरेट हो जाएंगे और नीचे आपका क्या रह जाएगा, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन। क्या होता है, जैसे सपोज करो कि आपने पोटेशियम नाइट्रेट और कॉमन सॉल्ट मिक्स हो गया। अब आप एक बीकर में इस मिक्सचर को लो और उस ऊपर से पानी डाल दो और उसको अच्छे से स्टर करके मिक्स कर लो। अब क्या होगा, दोनों में से दोनों इसमें डिजॉल्व होंगे, लेकिन पोटेशियम नाइट्रेट ज़्यादा तेज़ी से डिजॉल्व होगा, ठीक है, और कॉमन सॉल्ट के मुकाबले। या हल्का सा आप वार्म भी कर सकते हो उस मिक्सचर को। अब इस मिक्सचर को ठंडा करने रख दो। जब ठंडा करने रखोगे तो क्या हो जाएगा कि जो ज़्यादा सॉल्युबल होता है उसके क्रिस्टल्स पहले बन जाएंगे। तो पोटेशियम नाइट्रेट क्योंकि ज़्यादा सॉल्युबल है तो वो पहले ठंडा होने में पहले वो क्रिस्टल के रूप में बाहर आ जाएगा और बस उसको छान लो तो जो क्रिस्टल्स ऊपर आ गए हैं तो वो आपके पोटेशियम नाइट्रेट के, और नीचे जो रह गया वो सोडियम क्लोराइड रह गया सोल्यूशन में, उसको इवेपोरेट कर लो तो सोडियम क्लोराइड अलग रह जाएगा और वाटर उड़ जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन ये है। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन भी एग्जाम में बहुत बार आता है। सब्लिमेशन की डेफिनेशन आती है, ठीक है ना। Sublimation, the process by which a substance changes directly from its solid state to its gaseous state without passing through the intermediate liquid state is called sublimation. Sublimation वो process है जब कोई भी substance अपने solid state से directly gaseous state में बदल जाता है without undergoing liquid state, तो उसको क्या कहते हैं, sublimation। 3 स्टेट होती हैं, solid, liquid और गैस। अधिकतर चीज़ों में तुमने देखा है कि पहले सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड गैस में होती है। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड स्टेज में वो आते ही नहीं हैं। इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कपूर यानी कि कैम्फोर या नैफ्थलीन बॉल्स, जिसको हम हिंदी में सल्फास की गोलियां भी कहते हैं। ये सॉलिड होती हैं और डायरेक्टली इनके वेपर्स बनते हैं, ये मेल्ट नहीं होती है, राइट, लिक्विड स्टेट में नहीं आती है। तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। This process is used to separate a mixture of iodine and sand. सपोज करो आयोडीन और सैंड आपस में मिक्स हो गए। अब इसमें आयोडीन जो है वो सब्लिमेट नेचर का है, यानी कि जब आप आयोडीन को गर्म करोगे तो डायरेक्टली आयोडीन के वेपर बनेंगे, राइट। और जबकि सैंड सब्लिमेट नेचर का नहीं होता है। When the mixture of iodine and sand is heated, iodine changes into its vapor form and the sand is left behind. जब आप आयोडीन और सैंड के मिक्सचर को हीट करोगे तो आयोडीन की वेपर्स बन जाएंगी और वो ऊपर उड़ेंगी। अब ऊपर उस वेपर्स को कलेक्ट कर लो और नीचे आपकी क्या रह जाएगी, सैंड। ऑन कूलिंग द गैसेस आयोडीन इज ऑब्टेन्ड एज अ सॉलिड। और जब ठंडा करने पे ये आयोडीन आपको दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। देखो इस फिगर 3.6 को ध्यान से देखो, उन्होंने क्रूसिबल एक लिया है, उसमें आयोडीन और सैंड का मिक्सचर ले लिया है और उसके ऊपर एक फनल से उसको कवर कर दिया। जो फनल की जो माउथ है ना, उसके ऊपर उन्होंने कॉटन रुई लगा दी, कॉटन प्लग लगा दिया, ताकि जो फ्यूम्स उड़े ना आयोडीन की वो बाहर ना उड़ जाए, वो वहीं इकट्ठी रह जाए। जब तुम उसको धीरे धीरे हीट करोगे तो नीचे का जो आपका मिक्सचर है वो हीट होगा और इसमें जो आयोडीन डला है उसकी वेपर्स बनेंगी। अब वेपर्स जो बनेंगी तो ऊपर उड़ के फनल में ऊपर की साइड आएंगी, लेकिन फनल का माउथ तो आपने कवर कर रखा है। इसकी वजह से जो फनल की जो स्टेम है वो ठंडी है, वहाँ पे जाके ये आयोडीन की वेपर्स डिपॉजिट हो जाएंगे। आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये आयोडीन जो हो गया ठंडा हो गया, वहाँ पे डिपॉजिट हो गया। जब पूरी वेपर्स धुआं उठना बंद हो जाए तब आप उसको बर्नर को बंद कर दो। फिर आप धीरे से जब फनल को ठंडा हो जाएगा तो उसको हटाओ और जो ब्लैक ब्लैक इकट्ठा हो गया तो वो आपका आयोडीन है और जो आपको क्रूसिबल में रह गया वो आपको सैंड है। तो आयोडीन और सैंड दोनों सेपरेट हो गए हैं, राइट। नाउ तो हमने अभी पढ़ लिया है कौन सी टेक्निक के बारे में हमने पढ़ लिया। अभी हमने पढ़ लिया सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट्स किस तरह से सेपरेट होते हैं, ठीक है ना। सॉलिड एंड सॉलिड मिक्स कंपोनेंट्स अगर आपस में मिक्स हो गए हैं तो हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो वो हमने पढ़ा। इसमें हमने बहुत सारी टेक्निक्स देख ली। अभी तक हम पढ़ चुके हैं इसमें हैंड पिकिंग, सीविंग, विनोइंग, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और सब्लिमेशन। इतने मेथड हमने इसमें पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरे उसमें जा रहे हैं, दूसरी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमारा इसमें से एक कंपोनेंट सॉलिड है और दूसरा कंपोनेंट लिक्विड है, ठीक है। तो सेपरेटिंग सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। अब एक सॉलिड है और लिक्विड है, अब इसको सेपरेट करने के लिए आप कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। सबसे पहले है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है। क्या होता है, द प्रोसेस यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड सस्पेंडेड इन ए लिक्विड बाय अलाउइंग देम टू सेटल डाउन इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन प्रोसेस हम का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब एक इनसॉल्युबल सॉलिड आपके लिक्विड में सस्पेंड होता है और उसको थोड़ी देर आप छोड़ देते हो सेटल डाउन
करने के लिए। सपोज करो आपने पानी में सैंड मिला दी, अब जो सैंड होगी और उसको ऐसे छोड़ दो, है ना, उस मिक्सचर को थोड़ी देर ऐसे छोड़ दो। थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे कि जो सैंड है वो नीचे बैठ जाएगी और ऊपर पानी ऊपर हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो नीचे जो सैंड बैठ गई है आपकी, है ना, क्योंकि हैवी होती है सैंड, तो नीचे जो सैंड के पार्टिकल्स आपके नीचे बैठ गए हैं उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। और जो ऊपर जो आपका पानी इकट्ठा हो गया उसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट। ओके, और इस मेथड, इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, फिर से देखो, सुनो, फिर से पढ़ो उसको, डेफिनेशन को, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का। The process used to separate insoluble solids suspended in a liquid by allowing them to settle down is called sedimentation. सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस है जब इनसॉल्युबल सॉलिड को आप लिक्विड में सस्पेंड कर देते हो, मतलब लिक्विड में आप डाल देते हो, जिससे आपका सॉलिड जो पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन होता है, उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। द सॉलिड पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन इन द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन आर कॉल्ड सेडिमेंट। वो सॉलिड पार्टिकल जो कि नीचे इस प्रोसेस में सेटल डाउन हो गया है उसको हम सेडिमेंट बोल रहे हैं। द क्लियर लिक्विड अबव द सेडिमेंट इज कॉल्ड सुपरनेटेंट, और इस सेडिमेंट के ऊपर जो क्लियर लिक्विड इकट्ठा हो गया है उसको हम सुपरनेटेंट बोलते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाता है, सेडिमेंट क्या होता है, सुपरनेटेंट क्या होता है, इसका फिल इन द ब्लैंक बन जाता है। तो आप इसको ध्यान रखो, ये टर्म्स को ध्यान में रखो। अब क्या हो गया, अब आपने उसको, आपने इस मिक्सचर को रख दिया, ठीक है ना, तो नीचे सेडिमेंट आपका इकट्ठा हो गया और ऊपर आपका सुपरनेटेंट इकट्ठा हो गया। अब आप इसको में दूसरा प्रोसेस यूज करोगे, उसको कहोगे डिकेंटेशन। क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ पोरिंग द क्लियर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। अब इसी जो आपका नीचे सैंड बैठ गया है और ऊपर पानी इकट्ठा हो गया, उसको धीरे से आप दूसरे कंटेनर में करो, दूसरे कंटेनर डालो, तो ऊपर का जो लिक्विड है, मतलब जो वाटर इकट्ठा हो गया, वो नीचे आपको दूसरे कंटेनर में आ जाएगा। आपका हाथ नहीं हिलना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, सैंड दोबारा मिक्स हो जाएगी। एकदम बड़े सहूलियत से हम, सावधानी से हम धीरे से उसको, ऊपर का जो सुपरनेटेंट लिक्विड है उसको हम दूसरे कंटेनर में पोर कर लेते हैं। एंड वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सैंड बीइंग हेवियर सेटल्स डाउन एंड वाटर इज डिकेंटेड इन अ सेपरेट कंटेनर। तो तुम्हारा सैंड और पानी के मिक्सचर को हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के द्वारा ही सेपरेट करते हैं, बहुत ही आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट फिल्ट्रेशन, नाम से पता चल रहा है, फिल्ट्रेशन में आप चीज़ को फिल्टर कर रहे हो। ठीक है ना, द प्रोसेस बाय विच इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ लिक्विड बाय अलाउइंग द मिक्सचर टू पास थ्रू अ फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन आ जाती है, इसको लर्न कर लेना। फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जब इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को आप लिक्विड से सेपरेट कर रहे हो, उसको फिल्टर पेपर में या फिल्टर के थ्रू पास करके, इसको प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन कहते हैं, छाना। ठीक है, तो इसमें जो हम लैब में जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो होता है फिल्टर पेपर। ठीक है ना, आप घर में तो छन्नी का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अच्छा सीविंग और फिल्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है भाई। सीविंग का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब दोनों कॉम्पोनेंट सॉलिड थे। ठीक है ना, जैसे आटा में आपका कंकड़ है या भूसा मिला हो तो आपने सीविंग ले लिया, ठीक है। लेकिन फिल्ट्रेशन कब करोगे, जब एक सॉलिड है एक लिक्विड है, तो सॉलिड पार्ट रहता है वो फिल्टर पेपर के ऊपर इकट्ठा हो जाता है और जो लिक्विड पार्ट है वो नीचे वाले इसमें बीकर में आ जाएगा। ठीक है, वी यूज दिस मैथड टू सेपरेट सॉलिड लिक्विड मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स आर इनसॉल्युबल इन द लिक्विड। इस मैथड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब एक सॉलिड और एक लिक्विड आपस में मिक्स हो जाता है और सॉलिड उस लिक्विड में इनसॉल्युबल होता है, यानी कि डिसॉल्व नहीं होता है। We can use filter paper, a layer of sand and charcoal as filters. आप फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो फिल्टर करने के लिए, या आप सैंड की लेयर भी लगा सकते हो, या आप चारकोल यानी कि कोयले का इस्तेमाल भी कर सकते हो फिल्टर करने के लिए। हम वाटर का प्योरिफिकेशन ऐसे ही करते हैं। जब आपका साइंस प्रोजेक्ट होता है तो बहुत से बच्चे ये प्रोजेक्ट में बनाते हैं, लेयर ऑफ सैंड बनाते हैं जिससे वो वाटर को फिल्टर करके दिखाते हैं। या चारकोल का इस्तेमाल भी होता है, कोई भी गंदगी वगैरह पानी में आ जाती है तो उसको फिल्टर करने के लिए। ठीक है, दीज फिल्टर्स अलाउ लिक्विड टू पास थ्रू दैम बट रिस्ट्रिक्ट द पासिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ये जो फिल्टर पेपर, जो आपने फिल्टर्स यूज़ किए हैं, भले ही आपने चाहे फिल्टर पेपर लिया है या सैंड की लेयर ली है या चारकोल लिया है, ये लिक्विड को तो पास कर देता है लेकिन सॉलिड पार्टिकल को अपने ऊपर रोक लेता है। Insoluble solid particles that are left behind in the filter are called residue. जो insoluble solid particle ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं उसको हम रेसिड्यू कहते हैं, और छानने के बाद जो लिक्विड नीचे आ जाता है उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। The liquid that passes through the filter is called फिल्ट्रेट। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे आप किचन में देखते हो जब चाय छानते हैं तो छन्नी के ऊपर जो चाय पत्ती रह गई वो कहलाएगा रेसिड्यू,
और नीचे जब चाय छन के आ जाती है वो कहलाएगा फिल्ट्रेट। ठीक है, तो इस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि फिल्ट्रेशन में रेसिड्यू क्या होता है और फिल्ट्रेट क्या होता है। ठीक है ना, तो जब हम फिल्टर पेपर के द्वारा या चारकोल के द्वारा या लेयर ऑफ सैंड के द्वारा किसी भी चीज़ को छानते हैं तो उस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें दो चीज़ आती है, रेसिड्यू और फिल्ट्रेट। ये भी पूछ लिया जाता है रेसिड्यू क्या होता है, फिल्ट्रेट क्या होता है। राइट, मूविंग फॉरवर्ड, we can separate mixture as such as tea and tea leaves, chalk and water, clay and water, sawdust and water और filtration। ये एग्जांपल्स देखो, जैसे अभी तो मैंने भी चाय और चाय पत्ती का मैंने एग्जांपल दिया। इसके अलावा चॉक और वाटर मिक्स हो गया तो भी आप फिल्ट्रेशन के द्वारा कर सकते हो। क्ले और वाटर मिक्स हो गया, मिट्टी और पानी, तो भी आप फिल्ट्रेशन द्वारा कर सकते हो। या सॉडस्ट और वाटर मिल हो गया तो भी आप फिल्ट्रेशन के द्वारा कर सकते हो। देखो एक सर्कुलर जो दिख रहा है गोल, ये फिल्टर पेपर होता है। इसको हमने एक बार ऐसे मोड़ा तो सेमी सर्कल बन गया, फिर उसको दोबारा मोड़ा तो ये कैसे क्वार्टर बन जाएगा। इस क्वार्टर की कोन हम बना लेंगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि देखो ये सेटअप देखो आप कि आपने इस तरीके से आपने बीकर लिया, उसके ऊपर आपने फनल लिया और फनल के अंदर आपने फिल्टर पेपर को लगा दिया। एक आपने ग्लास रॉड लिया, उस ग्लास रॉड की सहायता से आप मिक्सचर को धीरे धीरे डाल रहे हो। धीरे धीरे इसलिए डालना है ताकि अगर आप एकदम से कस के डाल दोगे ना तो वो आपका पूरा जो सैंड और वाटर ना वो भी आपका फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। तो आप चाहते हो कि नहीं भाई इनसॉल्युबल कंपोनेंट फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाए और सिर्फ क्लियर लिक्विड नीचे हो जाए, तो आपको उसको धीरे धीरे आपको डालना पड़ेगा। तो आप जैसे डालोगे तो ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर रेसिड्यू रह जाएगा और नीचे बीकर में आपका क्लियर फिल्ट्रेट इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, जब आप फिल्टर पेपर खोलोगे तो आपको ऊपर उसके ऊपर वो रेसिड्यू आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। अब जितना भी हमने पढ़ा है जल्दी से हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं कि आपको कितना इसके आंसर्स आते हैं। ठीक है, और जो नहीं आएंगे तो वो आपको फिर से रिवाइज करना है। जितना भी टॉपिक मैं पढ़ा देती हूँ, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ उसको एक बार अपने घर में अपनी बुक्स से ज़रूर उसको रिवाइज कीजिए, उसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए, तब तक आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ भी इनकेस डाउट रह जाता है तो एनी टाइम यू कैन सेंड योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। ओके, now take a break, fill in the blanks. The principle of the technique of dash is the difference in size of the components of a mixture। किस टेक्निक में इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है कि डिफरेंस इन साइज होना चाहिए। तो डिफरेंस इन साइज की हमने कौन से उसमें इस्तेमाल किया था, डिफरेंस इन साइज का टेक्निक सीविंग में, है ना। सीविंग में जो द प्रिंसिपल ऑफ द टेक्निक ऑफ सीविंग इज द डिफरेंस इन साइज ऑफ द कंपोनेंट, है ना। सीविंग में इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है कि जो कंपोनेंट आपस में मिक्स हो गए हैं उसको हम सेपरेट करेंगे अगर उनका साइज में डिफरेंस होगा। नेक्स्ट, डैश इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर यूजिंग विंड और मूविंग एयर। चलती हुई हवा या विंड का इस्तेमाल आप कौन से मेथड में यूज करते हो, तो इसका आंसर है विनोइंग। राइट, विनोइंग, WINNOWING, विनोइंग। Third, the process used to separate components of a mixture based on their relative solubility is called। किस प्रोसेस में उनकी solubility को ध्यान में रखते हुए आप उसको सेपरेट करते हो, तो इसका आंसर है solvent extraction। थर्ड नंबर का आंसर है solvent extraction। Fourth, we can separate a mixture of common salt and potassium nitrate by कॉमन सॉल्ट और पोटेशियम नाइट्रेट के मिक्सचर को आप कैसे सेपरेट करते हो। कॉमन सॉल्ट और पोटेशियम नाइट्रेट जब आपका आपस में मिक्स हो जाता है तो हम इसको कैसे सेपरेट करते हैं, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। अभी हमने पढ़ा था ना, क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में कॉमन सॉल्ट के मुकाबले, तो हम इसको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द सॉलिड पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन इन द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन आर कॉल्ड। वो सॉलिड पार्टिकल जो सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में नीचे बैठ गया है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं सेडिमेंट। राइट, द इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल दैट आर लेफ्ट बिहाइंड इन द फिल्टर पेपर आर कॉल्ड। और जो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है उसको क्या कहते हैं, रेसिड्यू। देखो सेडिमेंट क्या होता है और रेसिड्यू क्या होता है, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। सेडिमेंटेशन में जो तुम्हारा हैवी पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो गया है उसको हम सेडिमेंट बोल रहे हैं। तो नंबर 5 में हमको उसको लिखना है सेडिमेंट। लेकिन जो फिल्टर पेपर के ऊपर इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स रह जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेसिड्यू। ठीक है,
तो आज हम यहाँ तक ही करते हैं, यहाँ तक आप अच्छे से रिवाइज कर लो, उसके बाद हम फिर इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपने कल के वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सेंड योर क्वेरीज एंड सजेशंस इन कमेंट बॉक्स and press the bell icon to see the notification. Okay, thank you.